बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स क्लैरिटी। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हम दो पार्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इन दोनों को हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे अप्लाई करना था। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन तो हम पहले कर चुके हैं, आज इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की 4 डायग्राम्स रेडी है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। कि सबसे पहले प्रॉपर्टी को मैंने पार्ट नंबर 1 पे स्टार्ट किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन के लिए हम इसमें 2 डायग्राम्स बनाते हैं। तो ये वाली फाइनल डायग्राम नहीं होगी, फाइनल रिजल्ट हम नीचे देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। बी यूनियन सी मीन्स बी और सी के सेट को कंप्लीटली शेड कर देना है। अब बी में ये वाला एरिया भी इंक्लूड है तो इसको भी शेड करेंगे। अब सी में अगर हम ये शेड करते हैं तो सी में ये वाला एरिया भी आता है। अब हमें वो कह रहा है कि बी यूनियन सी के लिए हमने क्या लाइन्स यूज़ की हैं। अब हमें वो बता रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मीन्स ये जो पूरा एरिया है इसमें और ए में क्या कॉमन है। अगर आप देखें तो ए में और इसमें सिर्फ ये वाला एरिया कॉमन है, तो इसके लिए हम टेढ़ी लाइन्स यूज़ करेंगे। तो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास पहले भी मैंने बताया हुआ है कि डबल शेडिंग वाला इसमें हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट होगा। तो यहाँ पर जो फाइनल डायग्राम बनती है वो ये है कि हमारा जो शेडेड एरिया था ये वाला और ए का ये वाला कॉमन है। तो अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड में भी हमारी यही डायग्राम, यही शेड एरिया इक्वल आता है या नहीं। तो राइट हैंड साइड में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में क्या कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसमें हम लिख देंगे नो शेडिंग। इसके बाद वो कह रहे हैं हमें ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, वो ये कॉमन है तो हम इसको शेड कर देंगे। तो हमने इसकी शेडिंग कर दी स्ट्रेट। तो जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास यही आएगा। अगर आप देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड में भी यही एरिया शेड है और लेफ्ट हैंड साइड में भी यही एरिया शेड है। इसको 1 एंड इसको 2 नाम देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। शेडिंग का कंसेप्ट हम पिछले 3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। वही प्रॉपर्टी है, इसको हमने डायग्राम को 2 दफ़ा लिख दिया। इंटरसेक्शन वाली डायग्राम हमने 2 दफ़ा ड्रॉ किया क्योंकि फाइनल रिजल्ट पहली डायग्राम में हम शो नहीं करते। स्टार्ट करते हैं बी यूनियन सी। बी और सी को यूनियन कर देना मीन्स बी का पूरा एरिया शेड कर देंगे। अब इसमें ये भी आ जाता है और सी का पूरा एरिया, सी जब हम शेड करेंगे तो हम देखते हैं कि सी में ये वाला एरिया भी हमारे पास आ रहा है तो हम इसको भी सारा शेड कर देंगे। तो बी यूनियन सी हमने क्या कर दिया, स्ट्रेट शेडिंग कर दी। अब वो कह रहे हैं जो एरिया शेड हुआ है और उसका और ए में क्या कॉमन है। अब आप देखें तो ए पूरा इसके अंदर शेड है तो हम ए को भी ये एरिया बनता है वो शेड कर देंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा। अब इसका फाइनल रिजल्ट की बारी के जो हमारे पास शेडिंग आई है वो हुई क्या है, वो हमारे पास सिर्फ ए शेड हुआ है, सिर्फ ए वाला एरिया शेड हुआ है। तो ये हमारे पास शेडिंग है। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में भी यही प्रूव होती है या नहीं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लिख देंगे नो शेडिंग। ए और बी दोनों अलग अलग हैं, कोई भी कॉमन नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में ये वाला एरिया कॉमन है, इसको हम शेड कर देंगे। ये एरिया ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, लिहाजा यही हमारे पास इसका आंसर होगा। क्योंकि कोई भी एरिया शेड नहीं था तो इसका जब यूनियन कराएंगे कुछ भी नहीं तो आंसर यही आएगा। तो इसको हम 2 दे दें और इसको हम 1 दे दें तो शेड एरिया सेम आए तो हम करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
यहाँ पर भी हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है कि इक्वल है। तो उम्मीद है आपको साथ से समझ आ रही होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। शेडिंग मेथड बहुत इजी है। अगर आप कलर यूज़ करते हैं तो सेम कलर आप यूज़ कर लें, लेकिन अगर बोर्ड के एज पर रूल के मुताबिक देखें तो इतना टाइम नहीं होता, तो हम इसीलिए शेडिंग के लिए हम ऐसी लाइन्स यूज़ करते हैं डिफरेंट एंड से, कि जिससे हमारा आंसर प्रॉपर तौर पर वाजे हो जाए। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट डायग्राम है। अब हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अप्लाई करना है। बी यूनियन सी, बी और सी में यूनियन करना है, मीन्स बी और सी पूरे को हमने शेड कर देना। तो ये हमने बी और सी को शेड कर दिया। ये सी का एरिया भी था, इसीलिए हमने इसे शेड कर दिया। बी यूनियन सी की हमने कौन सी लाइन यूज़ की हैं? स्ट्रेट। अब इसके बाद हम देखें तो कहते हैं ए इंटरसेक्शन, मीन्स ए का कौन सा ऐसा एरिया जो इस शेडेड एरिया के साथ कॉमन है। तो आप देखें कि ये एरिया का ए का सेट है, ये भी ए का सेट है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बना कि जो हमारे पास बॉक्सेस की फॉर्म में होगा। तो फाइनल आंसर हम इसका नेक्स्ट डायग्राम में शेड करते हैं कि जो ए में कॉमन था ये था और ये था। इसको 1 दे देते हैं। तो अब हम देखते हैं इसी को राइट हैंड साइड में पुट करके राइट हैंड साइड पे शेड कर दे कि यही हमारे पास शेडिंग आती है या नहीं। तो राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन सा एरिया कॉमन है? अगर आप देखें तो ये ए का सेट है और ये बी का, तो ये एरिया हमारे पास कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। हमने इसके लिए थ्रेड लाइन्स यूज़ किए हैं। और ए इंटरसेक्शन सी, अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में भी यही एरिया कॉमन आ रहा है। तो यहाँ भी हम शो करते हैं कि इसकी हमने स्ट्रेट लाइन शो की हैं, डबल लाइन्स, क्योंकि ये वाला एरिया भी इसमें इंक्लूड है और ये वाला भी इसमें इंक्लूड है। इन दोनों का जब यूनियन कराते हैं, यूनियन में यही इसका आंसर होगा। तो फाइनल आंसर प्रूव हो चुका है, इसको हम 2 कह देंगे। तो देन फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं इसके यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, आंसर आ चुका है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, ये डायग्राम है। अब हमने इसी को 2 दफ़ा कर दिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के लिए। सबसे पहले बी यूनियन सी, अब यूनियन है तो हमने बी और सी को कंप्लीट शेड कर देना है। यूनियन बी और सी को हमने स्ट्रेट लाइन्स के साथ शेड कर दिया। अब ए इंटरसेक्शंस, मींस ए का भी कौन सा एरिया इनके साथ कॉमन था? तो सिर्फ ये वाला एरिया था जो कॉमन है ए का, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे कि हमारे पास ये इसका आंसर है। तो चलते हैं इसकी फाइनल डायग्राम की तरफ। इंटरसेक्शन की हमारे पास वो बन जाएगी, सिर्फ ये वाला एरिया शेड आ जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर हमारा ये था। इसको हम देते हैं 1। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड में भी जब हम शेडिंग करेंगे तो यही वाली शेडिंग हमारे पास आती है या नहीं। तो सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड में कहा गया ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर उन दोनों का यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप देखें तो वो बनता है सिर्फ इतना सा एरिया, क्योंकि ए और बी में यही एरिया कॉमन है। ए और बी में ये एरिया कॉमन है, इसको हमने टेढ़ी लाइन्स दे दी हैं। अब हम देखते हैं इसके ए इंटरसेक्शन सी की तरफ। ए इंटरसेक्शन सी अगर हम देखें, ए और सी अलग अलग हैं तो इनकी कोई भी शेडिंग नहीं होगी, नो शेडिंग। तो फाइनल आंसर क्या है? इन दोनों का यूनियन कर देना। अगर कोई और एरिया शेड नहीं है तो उसका आंसर यही रिजल्ट बनेगा यूनियन में, कि ये हमारे पास आंसर है। अब देखें तो ये शेडिंग और ये शेडिंग दोनों सेम है, तो ये 1 हो गई तो ये 2 हो जाएगी। फिर हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव डैट के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी हमने प्रूव कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 के डायग्राम्स के ज़रिए। आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट कर लिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो हम देखते हैं प्रूव बाय यूजिंग द वेन डायग्राम। अब हमें P, Q और R दिया हुआ है।
इसके ज़रिए में हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे जिसको हम ए और बी पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 भी है, उसमें पी क्यू आर दिया हुआ है और उसके अलग एलिमेंट्स हैं। उसके लिए भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे और देन ए और बी से उसे प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट हम इस पी क्यू आर के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं एंड देन ए और बी में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमने लिख लिया है और अब हमने देखना है कि इसकी वेन डायग्राम कैसे बनती है। तो इजी है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने देखना है कि कॉमन क्या है, पी एंड क्यू में कॉमन क्या है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर 2 और 3 और यहाँ पर भी 2 और 3 कॉमन है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं पी के लिए। अब हमने देखा है कि 2 और 3 कॉमन है, इसको हम पी नाम दे देते हैं। तो इसकी ओवरलैपिंग हम कर लेंगे क्योंकि सारे सेट कॉमन नहीं है, कुछ कुछ सेट कॉमन है। तो इसको हम क्यू नाम दे देते हैं। तो हम सबसे पहले कॉमन क्या है वो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 और 3, बाकी नंबर हमने बाद में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर, अब आर हमारे पास रह गया। आर का हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, 5 और 6। अब हम देखें 5 और 6 इसमें नहीं है, लेकिन 5 और 6 इसमें इंक्लूड है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर कॉमन है, तो हम इसकी डायग्राम कुछ यूँ बना लेंगे। आ रही है। अब कॉमन हमारे पास क्या था, 5 और 6, इसको हमने यूँ लिख दिया। तो इसको आप बॉक्स भी लिख सकते हैं, बॉक्स में बना दें वेन डायग्राम, क्योंकि यूनिवर्सल सेट होता है एक कि उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। अब पी में रह क्या जाता है, सिर्फ 0 एंड 1, और क्यू में 2, 3, 5 और 6 तो आ गया, रह क्या गया 4 हम लिख देंगे। अब आर का हम देखिए 5 और 6 हो चुका है, रह क्या गया है 7, 8 एंड 9। 7, 8 और 9 रह गया है। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गई पार्ट नंबर 1 के लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमें पार्ट ए और बी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग शेड करेंगे। तो हम बना लेते हैं पहले, यही डायग्राम हम ए और बी के लिए बनाएंगे। अब हम पार्ट नंबर ए सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर ए में वेन डायग्राम मैंने वही आप देख सकते हैं कि मैंने बनाई हुई है जो हमने जनरल में बनाई थी, और इसी वेन डायग्राम के ज़रिए हमने इसका बी पार्ट भी सॉल्व करना है। वेन डायग्राम एक ही रहती है, इसको एक ही दफ़ा बनाना पड़ता है, जो कि हम सेट में बना चुके हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पी यूनियन क्यू, मीन्स पी और क्यू को यूनियन कर देना है। पी को शेड करते हैं। अब पी में ये वाला एरिया भी आ जाता है तो हम इसको भी शेड करेंगे। तो ये हमने पी इतना शेड कर दिया, और अब क्यू भी शेड करना था तो क्यू भी शेड कर देंगे। अब पी के लिए हम पी क्यू के लिए हमने कौन सी लाइन यूज़ की है, स्ट्रेट। अब वो कह रहे हैं यूनियन आर, मीन्स आर को भी शेड कर दें। आर को भी हम शेड कर देते हैं। आर का ये वाला एरिया भी है, लिहाजा ये भी हमारे पास शेड होगा। तो अब इसकी हम किस तरह बताएंगे, इसकी हम 2 शेडिंग कर लेंगे। पी यूनियन क्यू के लिए हमने स्ट्रेट लाइन यूज़ की हैं, और यूनियन आर के लिए हमने साथ में टेढ़ी लाइन्स यूज़ की हैं। तो अगर आप होल शेडिंग के हवाले से देखें तो आंसर ये बनता है कि इसने हर सेट को कम्प्लीटली शेड कर दिया है। इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने सारे सेट को कम्प्लीटली शेड कर दिया है। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो इसमें हमें पहले ब्रैकेट में कह रहे हैं क्यू यूनियन आर, मीन्स क्यू और आर को शेड कर दें। तो क्यू और आर को हम शेड कर देते हैं। ये अब ये क्यू का पार्ट था तो इसको भी हमने शेड कर दिया। अब क्यू यूनियन आर के लिए हमने कौन सी लाइन यूज़ की है, स्ट्रेट। तो ये बताएंगे कि हमने स्ट्रेट लाइन यूज़ की है। अब वो कह रहे हैं यूनियन पी, अब पी को भी इसके साथ में यूनियन करें। तो पी का जब हम सेट शेड कर रहे होंगे तो ये भी पी में इंक्लूड है, ये भी कम्प्लीटली शेड हो जाएगा। कंप्लीट आंसर हमारा जो बनेगा वो 2 टर्म्स में बनेगा कि पी यूनियन के लिए हमने टेढ़ी लाइन्स यूज़ की हैं और क्यू यूनियन आर के लिए हमने स्ट्रेट लाइन्स यूज़ की हैं। यहाँ अगर आप देखें मेन जो हमारा पॉइंट है कि शेडिंग कितनी हुई है और कितने सेट्स में हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कम्प्लीटली शेडिंग हो गई है और राइट हैंड साइड में भी कम्प्लीटली शेडिंग हो चुकी है। तो इसका हम बता देंगे, इसको हम 1 नाम दे देंगे और इसको हम 2। फ्रॉम 1 and 2 it is proved that left hand side is equal to राइट हैंड साइड। हमने प्रूव यही करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसी वेन डायग्राम के ज़रिए हम इसका पार्ट नंबर बी भी सॉल्व करते हैं। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर बी में देखें तो वही डायग्राम बनी हुई है, उसी डायग्राम के यूज़ करके हमने
इसको पार्ट नंबर बी भी सॉल्व करना है। अब पार्ट नंबर बी में ज़ाहिर बात है इंटरसेक्शन लगा हुआ है, तो हमारे पास पहली डायग्राम हमने फाइनल नहीं रखनी, तो इसकी हम कंप्लीट शेडिंग के लिए एक और डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं जो नीचे ड्रॉ हुई हुई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें वो कह रहे हैं पी इंटरसेक्शन क्यू, पी और क्यू में कौन सी चीज़ें कॉमन है। तो अगर आप सेट्स को भी देखें तो कि पी और क्यू में 2 और 3 कॉमन है, ठीक है। 2 और 3 पी में कॉमन थे, तो इसलिए हमने 2 और पी और क्यू में 2 और 3 कॉमन थे, इसीलिए हमने इन्हें शेड कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि आर को भी शेड करें, तो सबसे पहली बात कि हमने इसके लिए स्ट्रेट शेड किया। अब इसका शेडेड हुए एरिया का और आर का कौन सा एरिया कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम लिख देंगे नो शेडिंग। फाइनल आंसर जो हमारे पास होगा वो ये डायग्राम बनेगी कि कोई भी एरिया शेड नहीं है, क्योंकि इसमें और आर में, इस शेडेड एरिया में और आर में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, इसको हम 1 कह देंगे। देखते हैं यही नो शेडिंग का आंसर यहाँ पे हमें देता है या नहीं। तो इधर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू और आर में क्या है, 5 और 6 कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है, तो इसको हमने कर दिया शेड, ये शेड हो गया। अब हमने देखना है इस शेडेड एरिया में ये जो हमने क्यू इंटरसेक्शन आर किया है इसका और पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर का क्या आंसर निकलता है। अब इसका मतलब है शेडेड एरिया और पी में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, हम लिख देंगे नो शेडिंग। इसी तरह इसमें हमारे पास आएगा कि शेडेड एरिया 5 और 6 था और पी था, पी कुछ भी नहीं, तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास, तो ये 2 बन गई, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, उसमें वेन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसको हम ए और बी से सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 हमारे पास पी एम एन ओ पी क्यू है और आर और क्यू ये रहा। अब हम देखते हैं कि एम एन ओ पी और क्यू क्या ये सारे एलिमेंट या इनमें से कोई भी एलिमेंट किसी सेट में इंक्लूड है, तो हम देखते हैं इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मींस पी तो हमारे पास बन गया एक अलग सेट। जब पी अलग सेट बन गया, अब हमने देखना है क्यू और आर को, क्यू और आर क्या इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन है, ये टी और यू, टी और यू ही सिर्फ कॉमन है, मींस जब हम ये पी का नाम दे देते हैं, जब क्यू बनाएंगे तो उसका कुछ एरिया कॉमन होगा हमारे पास आर के साथ, जो होगा टी और यू का, ये ओवरलैपिंग हो रही है टी और यू से। अब पीछे क्या रह जाता है, इधर एस और टी और इधर वी और डब्ल्यू, क्योंकि टी और यू कॉमन थे, और इधर एज इट इज़ एम एन ओ पी पूरा सेट आ जाएगा और यहाँ क्यू भी। अब ये हमारे पास वेन डायग्राम है, इसको बॉक्स में कर लेते हैं यूनिवर्सल। इस वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने इसे ए और बी में सॉल्व करना है। तो चलते हैं ए पार्ट की तरफ। ए हमारे पास क्वेश्चन बनता है, अब हमने वही वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया और इसको पार्ट ए से सॉल्व करेंगे। हमने 2 डायग्राम्स बना ड्रॉ कर लिए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक राइट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड। पी यूनियन क्यू मीन्स पी और क्यू को यूनियन कर देना है, पी को कंप्लीट शेड कर देना और क्यू का क्यू में ये एरिया भी आता है, इसलिए इसको भी हम शेड कर रहे हैं। पी यूनियन क्यू के लिए हमने कौन सी लाइन्स यूज़ की हैं, स्ट्रेट। अब आ जाता है यूनियन आर, मीन्स आर का जो पूरा सेट है उसको भी हमने कर देना है, ये आर में इंक्लूड है, लिहाजा ये भी शेड हो जाएगा। अब ओवरऑल शेडिंग हमारे पास किस तरह आई, पहले हम इसको देख लेते हैं कि पी यूनियन क्यू के लिए हमारे पास आई स्ट्रेट और यूनियन आर के लिए हमने यूज़ की टेढ़ी लाइन्स। अब ओवरऑल शेडिंग पे आते हैं कि इसने इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारी पूरी डायग्राम शेड हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि क्या यही पूरी शेडिंग हमारी राइट हैंड साइड की तरफ भी आती है या नहीं, क्या ये इक्वल है या नहीं। क्यू यूनियन आर मीन्स क्यू और आर को पहले सारा शेड करें, ये क्यू ये आर और ये क्यू शेड हो रहा है। क्यू यूनियन आर के लिए क्या यूज़ किया हमने, स्ट्रेट लाइंस। अब पी यूनियन की बारी, यूनियन पी है तो इसके लिए हम डिफरेंस करने के लिए टेढ़ी लाइंस यूज़ कर लेते हैं। अब जब इसको हम शेडिंग का देंगे तो पी यूनियन के लिए हमने टेढ़ी लाइंस और क्यू यूनियन आर के लिए हमने स्ट्रेट।
जो हमारा मेन कंसेप्ट है कि शेडिंग किस तरह हुई है, तो यहाँ पर भी हमारे पूरे के पूरे सेट शेड हो चुके हैं और यहाँ पर भी पूरे, तो इसको हम देंगे 1 नाम और इसको हम देंगे 2। सो ये बन जाता है हमारे पास फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट नंबर ए इसका हमारे पास इस तरह सॉल्व हुआ है कि कंप्लीट शेडिंग हो चुकी है। अब यही वेन डायग्राम इसको हम पार्ट नंबर बी से सॉल्व करते हैं। अब हमने वही वेन डायग्राम पार्ट नंबर बी को सॉल्व करने के लिए भी ड्रॉ कर लिया है। तो पार्ट नंबर बी के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है पी इंटरसेक्शन क्यू। पी और क्यू में कौन सा एरिया कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, तो हम लिख देंगे नो शेडिंग। जब हमारे पास कोई एरिया शेड करने के लिए बचा ही नहीं, तो किसके साथ हम कॉमन लेंगे? आर। कोई भी शेडिंग नहीं है, तो इसकी जो फाइनल डायग्राम बनेगी वो भी नो शेडिंग के साथ ही बन जाएगी। इसको हम नाम देते हैं 1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो Q इंटरसेक्शन R, Q और R में हमारे पास एरिया कॉमन है, ये वाला कॉमन है, इसको हमने शेड किया रेड लाइन से। अब वो कह रहे हैं जो एरिया शेड हुआ है उसका और P में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि P एक अलग सेट है और वो शेड एरिया अलग है। तो हम लिख देंगे आंसर में नो शेडिंग। मीन्स जो फाइनल आंसर हुआ वो भी हमारे पास होगी नो शेडिंग। तो ये बन गया 2। फिर हम यूज़ करेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 and 5 की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 एंड नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।